हेलो दोस्तों, सुपर एजुकेशन 2.0 में आप लोगों का एक बार और स्वागत है। और आज हम क्लास 10 का फिजिक्स का जो 10वां लेसन है, प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन, तो उसके बारे में हम लोगों ने अब तक पढ़ा था कि प्रकाश पुंज तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। प्रकाश पुंज किसको कहते हैं? तो प्रकाश पुंज हमारे पास क्या होता है, अगर प्रकाश की किरणें किसी एक समूह में चलकर एक जगह इकट्ठा होती तो उसको हम कहते हैं प्रकाश पुंज। पुंज मतलब होता है ग्रुप, समूह, अर्थात इकट्ठा होना। तो अब उसके बारे में हमको आगे पढ़ना है कि प्रकाश पुंज जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो जो प्रकाश पुंज हमारे पास है वो 3 प्रकार का होता है। इसके बारे में हमने अगले वीडियो में बता दिए थे, बस उसकी परिभाषा बताना रह गया था और उसके फिगर बताने रह गए थे, जो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्रकाश पुंज हमारे पास क्या है, वो 3 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, पहला हमारे पास होता है अभिसारी, जिसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट। क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट। दूसरा क्या होता है अपसारी, जिसको हम क्या कहते हैं? डाइवर्जेंट। और तीसरा होता है हमारे पास समांतर। क्या होता है? समांतर, उसको हम कहते हैं पैरेलल। अब इसके आगे हम इसके बारे में जानते हैं कि इसकी परिभाषाएं क्या होती है और ये हमारे पास अभिसारी, अपसारी और समांतर है क्या। अभिसारी, अपसारी और जो समांतर, ये सब सारी जो चीजें एक प्रकाश पुंज का भाग है, जिसको हम 3 भागों में डिवाइड करके उसको हम अलग अलग तरीके से डिफाइन करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि प्रकाश पुंज का ये जो भाग है उसमें जो पहला पार्ट है अभिसारी, वो होता क्या है। तो अभिसारी का मतलब हमारे पास क्या होता है, एक छोटे से समूह में या एक छोटी सी भाषा में बता दे कि हमारे पास जो यहाँ पे अभिसारी है, अभिसारी का मतलब होता है इकट्ठा होना। अभिसारी का मतलब क्या होता है? इकट्ठा होना। तो यहाँ पे हमने लिखा कि यदि प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर, यदि प्रकाश की जो बहुत सारी किरणें हैं एक ही बिंदु पर मिल रही हो, तो एक ही बिंदु पर क्या हो रही है? मिल रही हो, तो उससे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। इतना सिंपल बात है। यदि प्रकाश की जो हमारे पास किरणें हैं, प्रकाश की क्या चीज, जो हमारे पास प्रकाश की जो किरणें हैं, अगर वो क्या होती हैं, अगर वो चलकर किसी एक ही बिंदु पर, अर्थात कहने का यह है कि ये हमारे पास एक किरण हो गई, ये हो गई, ये हो गई और ये हो गई, अगर ये किरणें आगे चलकर किसी एक बिंदु पर आके मिलती हैं, किसी एक बिंदु पर आके क्या होती है? मिलती हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? अभिसारी कहेंगे। अभिसारी का मतलब होता है इकट्ठा होना। आप लोग अभिसारी को इस तरीके से याद रखिए, अभिसारी का मतलब क्या होता है? इकट्ठा होना। अभिसारी का मतलब इकट्ठा होना, अर्थात यदि प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से चलकर, या हमारे पास जो प्रकाश की किरणें हैं किसी एक ही बिंदु पर मिलती हैं, प्रकाश की जो किरणें हैं कहीं से चलकर अगर एक ही बिंदु पर मिलती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? अभिसारी। क्या कहते हैं? अभिसारी कहते हैं। तो ये वाला पार्ट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जो हमारे पास दूसरा भाग है वो क्या है? अपसारी। क्या है? अपसारी। क्या है? अपसारी। तो अपसारी का मतलब होता है डाइवर्जेंट, जैसे अपसारी का मतलब होता है कन्वर्जेंट, जैसे अपसारी का मतलब क्या होता है? कन्वर्जेंट। उसी तरीके से हमारे पास क्या होता है, उसी तरीके से हमारे पास क्या होता है, यहां पे अब हम देखेंगे कि अपसारी क्या है। अभिसारी, कन्वर्जेंट का मतलब इकट्ठा होना, एक बिंदु पर मिलना। अपसारी का मतलब क्या होता है? किसी एक बिंदु से फैलना। मतलब इसका मतलब हो गया इकट्ठा होना और इसका मतलब क्या हो गया? फैलना। इसको हम कहते हैं, यहाँ पे हो गया हमारे पास एक समूह में, मतलब कह सकते हैं इकट्ठा होना, और यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास? ये हो गया फैलना। क्या हो गया? फैलना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यदि प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से आती हुई, किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हूं, तो इसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। कहने का मतलब हमारे पास क्या है कि यदि प्रकाश की किरणें, यदि प्रकाश की किरणें, यदि हमारे पास क्या है? प्रकाश की किरणें, हम कह सकते हैं यदि क्या हमारे पास है? प्रकाश की किरणें, हम कह सकते हैं कि अगर ये सब हमारे पास मान लीजिए प्रकाश की क्या है? किरणें, अगर वो किसी एक बिंदु से, किसी एक बिंदु से आ रही है, इधर किसी एक बिंदु से आ रही है, मतलब ये एक बिंदु से आकर ये फैल रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे अपसारी। लेकिन अगर ये क्या हो रही है, कहीं से आकर किसी एक बिंदु पर यहाँ पे मिल रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे? अभिसारी कहेंगे। तो ये वाला भाग आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे देखेंगे समांतर। क्या देखेंगे हम? समांतर।
तो हमारे पास जो समांतर है एकदम सिंपल सी इसकी परिभाषा है कि यदि प्रकाश की बहुत सारी किरणें एक दूसरे के समांतर रेखा में चले अर्थात ऋजु रेखीय पथ पे चले तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे समांतर प्रकाश पुंज। उसको हम क्या कहेंगे, समांतर प्रकाश पुंज। यदि प्रकाश की बहुत सारी किरणें, यदि प्रकाश की क्या हो जाए, बहुत सारी किरणें, प्रकाश की बहुत सारी किरणें हमारे पास क्या होगी, एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो, क्या हो, समांतर हो। अगर वो ऐसे गति कर रही है तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रकाश पुंज। और अगर वो ऐसे गति कर रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे अभिसारी। अगर वो क्या हो रहा है, हमारे पास ऐसे गति कर रही है तो उसको हम कहेंगे अभिसारी। और यहाँ पे हमारे पास फैल रही है, क्या हो रही है, फैल रही है, तो उसको हम कहेंगे अपसारी। तो ये वाला भाग आप लोगों का क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे देखेंगे प्रकाश का परावर्तन। क्या देखेंगे, प्रकाश का परावर्तन। तो ये जो हमारे पास टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास जो टॉपिक है क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाली टॉपिक हमारे पास क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अक्सर एग्जाम में इस टॉपिक के बारे में पूछते रहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन हमको इस तरीके से पढ़ना है कि प्रकाश का परावर्तन हमको हमेशा के लिए याद हो जाए, वो कभी हमको भूले ना। और जो प्रकाश का परावर्तन है, कोई अगर हम मान लीजिए कि आप सोए हैं, कोई अगर परावर्तन कह दे तो आप तुरंत उसकी परिभाषा बताइए कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। मतलब प्रकाश का परावर्तन इतना इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो आइए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है, जब प्रकाश एक समांग माध्यम हम आप लोगों को बताए थे। समांग माध्यम के बारे में हमने आप लोगों को बखूबी बहुत अच्छे से बताया था कि समांग माध्यम हमारे पास क्या होता है कि एक ऐसा माध्यम या तो वायु हो या तो जल, दोनों नहीं हो सकता, दोनों नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, सिर्फ ये पूरा क्या है, वायु है, ये क्या है, वायु, या हमारे पास यहाँ पे क्या है, जल है। तो यहाँ पे अगर किरण है, यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी, तो इसको हम बोलेंगे समांग माध्यम। कौन सा माध्यम, समांग। और ये भी हमारे पास क्या है, समांग, क्या है, समांग, क्योंकि ये अलग नहीं हो रहे। समांग मतलब एक जैसा। जब प्रकाश की किरणें किसी एक ही माध्यम में गति करेंगी तो उसको हम क्या कहेंगे, समांग माध्यम कहेंगे। तो आइए आगे देखते हैं। जब प्रकाश एक समांग माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराता है, जब प्रकाश एक समांग माध्यम से चलकर दूसरे समांग माध्यम से चलकर दूसरे क्या होता है, समांग माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराता है और टकराकर प्रकाश का कुछ अथवा संपूर्ण भाग लौटकर प्रथम माध्यम में वापस आ जाता है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एकदम सिंपल सी बात है। अब हम यहाँ पे बोर्ड पे देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो यहाँ पे हमने बना दिया, सपोज करिए कि हमारे पास माध्यम है ऊपर का, यहाँ पे हमारे पास सपोज करिए ये वायु है, क्या है, वायु। ये पूरा जो माध्यम ऊपर वाला हिस्सा है क्या है, वायु। और हमने क्या लिया, यहाँ पे एक मिरर ले लिया, M1 और M2। M का मतलब होता है मिरर, क्या चीज, मिरर मतलब दर्पण। क्या चीज हो गया, दर्पण, ठीक ना। यहाँ पे हमने इस कॉर्नर को M1 और इस कॉर्नर को क्या मान लिया, M2। और ये पूरा ऊपर वाला माध्यम क्या है, वो क्या है, वायु है, क्या है, वायु है। मतलब एक समांग माध्यम है। कौन सा माध्यम है, समांग माध्यम। इसको हम कह सकते हैं समांग माध्यम। क्या कह सकते हैं इसको, समांग माध्यम। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखा है कि जब प्रकाश एक समांग माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल पर, दूसरे माध्यम का मतलब वो समांग ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समांग। यहाँ तक बोल दिया एक समांग माध्यम, मतलब वो क्या होना चाहिए, समांग होना चाहिए। मतलब कहने का है कि यदि प्रकाश की किरण किसी समांग माध्यम से ऐसे चल रही है, ठीक, और ये पूरा समांग माध्यम है और किसी तल से टकराती है, मान लीजिए कि इससे टकरा रही है, और टकराने के बाद वह अपने ही माध्यम में पुनः वापस लौट जाती है, पुनः वापस क्या होती है, लौट जाती है। यहाँ पे लिखा है कि और टकराकर प्रकाश का कुछ अथवा
संपूर्ण भाग लौटकर प्रथम माध्यम में वापस आ जाता है। मतलब कहने का यह है कि ये पूरा माध्यम क्या है, वायु है, और ये कौन सा माध्यम है, समांग माध्यम है। और ये जो तल है, एक हमने दर्पण ले लिया, वो M1 और M2 है। जब प्रकाश की किरण इस तल पे पड़ती है और कौन से माध्यम में, समांग माध्यम में, और टकराने के बाद फिर ऊपर ही उसी माध्यम में चली जाए, मतलब वायु से आ रही है तो वायु में ही चली जाए, तो इस माध्यम को हम क्या कहेंगे, समांग माध्यम कहेंगे। और इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। अब इसके बाद आगे हम देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन का चित्र कैसे। तो अब हम आगे इसकी उत्पत्ति के बारे में देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन की उत्पत्ति कैसे हुई। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसके लिए हमारे पास क्या है, एक समांग माध्यम होना चाहिए। कौन सा माध्यम होना चाहिए, समांग माध्यम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, एक दर्पण लेंगे, क्या लेंगे, एक तल लेंगे, एक सरफेस लेंगे, एक तल लेंगे, जिसका एक तल क्या होगा, चिकना होगा, और एक तल क्या होगा, पालीदार, मतलब उस पे खुरदुरा हो रहेगा। तो जैसे हमने क्या कर लिया, एक दर्पण ले लिया, यहाँ पे हमारे पास क्या है, दर्पण है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, M1 और M2। और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इसको खुरदुरा कर देते हैं, और एक तरफ क्या हो जाएगा, चिकना हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक दर्पण हो गया M1 और M2। तो M1 और M2 दर्पण के ऊपर का जो माध्यम है वो समांग माध्यम है। कौन सा माध्यम है, समांग माध्यम है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर इस पे अगर हमारे पास क्या होती है, यदि कोई किरण यहाँ से सपोज कर लीजिए एक किरण आ रही है, यहाँ से एक किरण आ रही है, और इसमें टकराने के बाद वो उसी माध्यम में क्या हो जा रही है, वापस लौट जा रही है। मतलब ये हमारे पास जो माध्यम है, कौन सा माध्यम है, समांग माध्यम है। कौन सा माध्यम हमारे पास है, इसको हम कह सकते हैं समांग माध्यम। ये कौन सा माध्यम है, समांग माध्यम। मतलब इसको हम पूरा वायु मान सकते हैं, पूरा जल मान सकते हैं, अर्थात इसको हम वायु माने तो हमारे लिए ज्यादा बेटर होगा। तो हमारे पास कौन सा माध्यम है, समांग माध्यम। तो एक किरण हमारे पास आ रही है, और इस तल से टकराने के बाद वो पुनः क्या हो रही है, उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है। और जहां पे ये किरण टकराएगी, इसको हम कह सकते हैं, हमारे पास किरण कौन सी, ए है, और ए हमारे पास टकराने के बाद जो चलेगी वो क्या है, बी है। और इस बिंदु को हम कह सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास इसको हम सी मान लेते हैं, ए वाला बिंदु हमारे पास क्या हो जाएगा, बी। जिस बिंदु पर एक किरण टकराएगी, जिस बिंदु पर, उसको हम कहेंगे आपतन बिंदु। क्या कहेंगे उसको, आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर एक किरण टकराएगी उसको हम कहेंगे आपतन बिंदु, इसको हम कहेंगे आपतन बिंदु। अब हम आगे देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो आपतन बिंदु बी है, इस पे हम क्या करेंगे, एक अभिलंब खींचेंगे। क्या खींचेंगे, अभिलंब। और अभिलंब कुछ इस रूप में खींचना है कि वो क्या हो, कि इसके हमारे पास ए जो किरण ए है, इस अभिलंब से, और किरण सी इस अभिलंब से, दोनों बराबर भागों में क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो यहाँ पे अभिलंब को रिप्रेजेंट करेंगे हम एन से, और यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको अभिलंब। क्या है, अभिलंब। यहाँ पे हमारे पास अभिलंब हो गया। अब सवाल यह आता है कि सर आपने इसको M1 और M2 से क्यों दर्शाया। तो इस वाले कार्नर को हम 1 से, और इस वाले कार्नर को 2 से। और M का मतलब क्या होता है, मिरर। अभी हमने बताया था M का मतलब क्या होता है, मिरर। मतलब ये मिरर से बना हुआ एक क्या है, तल है। और उसके बाद हम देख लेते हैं कि इसको हम N से क्यों दर्शाएं। तो N का मतलब हमारे पास क्या होता है, नॉर्मल। N का मतलब क्या होता है, नॉर्मल। और नॉर्मल का मतलब क्या होता है, अभिलंब। क्या होता है, अभिलंब। इसीलिए हमने इसको किससे दर्शाया, N से। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आगे हम देखेंगे जो किरण यहाँ पे आ रही है, मतलब वो इधर से क्या हो रही है, इस पे अभी आ रही है, तो इसको हम कहेंगे आपतित किरण। क्या कहेंगे, आपतित किरण। क्या कहेंगे, आपतित किरण। ये हमारे पास होगी आपतित किरण। और टकराने के बाद जो उसी माध्यम में पुनः लौट जा रही है, उसको हम कहेंगे परावर्तित किरण। क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। ये हमारे पास हो गया परावर्तित किरण। अब उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास दो कोण बन रहे हैं, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, और दोनों कोण क्या है, बराबर है। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे हमारे पास कोण बनेगा आई, और यहाँ पे क्या बनेगा, आर बनेगा। इस आई को हम कहेंगे इस आई को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है इसके बारे में कि प्रकाश जिस तल से परावर्तित
होता है उसे क्या कहते हैं? परावर्तक तल। उसे क्या कहते हैं? परावर्तक तल। उसको हम कहेंगे परावर्तक तल। मतलब कहने का ये है कि हमारे पास जो ये आई है ये क्या हो जाएगा? आपतन कोण। इसको हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास आपतन कोण। ये हमारे पास हो गया आपतन कोण और ये वाला हो जाएगा परावर्तन कोण। ये क्या हो जाएगा? परावर्तन कोण। एकदम सिंपल सी इसकी परिभाषा है कि हमने क्या किया, एक मिरर लिया, एक तल लिया और इस एक तल का जो ऊपर वाला माध्यम है वो कौन सा माध्यम है? वो समांग माध्यम है। कौन सा ये पूरा माध्यम है? समांग माध्यम है। और समांग माध्यम में किरण आ रही है, आ से हम इसको लेंगे आ रही, आ से क्या हो गया? आपतित। क्या हो गया? आपतित। और इसी आ से हमारे पास क्या हो जाएगा? आपतन। क्या हो जाएगा? आपतन। ठीक, यहाँ पे मतलब आ से क्या हो गया? आपतित और आ से क्या हो गया? आपतन। मतलब कहने का है कि ये किरण आ रही है तो इसको हम कहेंगे आपतित किरण और इसके द्वारा जो कोण बनेगा इससे और अभिलंब को लेकर उसको हम क्या कहेंगे? आपतन कोण। और जो किरण जा रही है, क्या हो रही है? जा रही है, तो मतलब कहने का उसको हम क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। और उसके और परावर्तित किरण और अभिलंब के द्वारा जो कोण बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। और जिस बिंदु पर ये दोनों किरणें और अभिलंब मिलेंगे उसको हम क्या कहेंगे? आपतन बिंदु कहेंगे। तो ये वाला भाग आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। एक चीज हम बता देते हैं कि यहाँ पे जो आई है, जो आर है, आई का मतलब होता है इंसिडेंट। आई का मतलब क्या होता है? इंसिडेंट रे। इसीलिए इसको आई से करते हैं। और आर का मतलब होता है रिफ्लेक्टेड। क्या होता है? रिफ्लेक्टेड रे। इसीलिए इसको हम किससे करते हैं? आर से करते हैं। तो ये वाला भाग आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। आइए, जो चीज हमने यहाँ पे बताई है वही चीज यहाँ पे हमने क्या किया, इसकी उत्पत्ति में लिखा है। तो यहाँ पे हम बता देते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो M1 M2 है ये क्या है? ये परावर्तक, ये क्या है? परावर्तक तल। क्या है? परावर्तक तल है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रकाश जिस तल से परावर्तित होता है, प्रकाश किस तल से परावर्तित हो रहा है? इसी तल से, तो इसको हम क्या कहेंगे? परावर्तक तल कहेंगे। और वो क्या है? M1 और M2 है। क्लियर? आगे देखते हैं कि दर्पण M1 M2 के आपतन बिंदु B पर, आपतन बिंदु कहाँ है? हमने बताया कि जहां पे टकराएगा उसी को हम क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। तो ये हमारे पास आपतन बिंदु क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। क्लियर? आपतन बिंदु B पर आपतित किरण AB, आपतित किरण क्या बताया था? आ से आ रही है और आपतित मतलब यहाँ पे जो आएगी उसको हम क्या कहेंगे? आपतित किरण कहेंगे। अब आगे हम देखेंगे कि अभिलंब NB, अभिलंब क्या है? NB। तो NB हम देखते हैं क्या है? दोनों किरणों के बीच में जो हम अभिलंब खींचेंगे और इसको जो दो बराबर भागों में विभाजित करेंगे उस रेखा को हम क्या कहेंगे? अभिलंब कहेंगे। तो अभिलंब NB हो गया। के बीच बना आपतन कोण। इन अभिलंब के बीच क्या बना? एक इधर बना है और एक इधर। इधर वाले को कहेंगे आपतन कोण, इधर वाले को क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे? उधर वाले को परावर्तन कोण। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया? आपके बीच बना आपतन कोण R, आपतन कोण क्या है? I है, तथा परावर्तित किरण BC और अभिलंब के बीच बना हमारे पास परावर्तन कोण क्या है? R है। तो कहने का मतलब है कि जो बच्चा इस फिगर को समझ लेगा वो इसको आसानी से लिख सकता है, उसको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे हम देखेंगे कि इसके बारे में हमारे पास दो नियम दिए गए हैं जिसको हम कहते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। और ये पूरा वाला भाग में हमारे पास क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश का जो हमारे पास परावर्तन का जो नियम होता है वो प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं? दो होते हैं और बहुत ज्यादा सिंपल है। ठीक ना? जिस बच्चे को ये फिगर समझ में आ गया उसको ये सब लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए प्रकाश के परावर्तन के नियम देखते हैं। तो पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, क्या चीज? आपतित किरण और परावर्तित किरण। कौन सी किरण? आपतित किरण मतलब आने वाली और परावर्तित किरण क्या? जाने वाली। मतलब आपतित किरण और परावर्तित किरण और जो हमारे पास अभिलंब होगा, क्या होगा? अभिलंब मतलब कहने का है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया जो अभिलंब होगा वो एक ही तल में होते हैं। कहने का मतलब यह है कि हमारे पास जो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया, इस पे जो यहाँ पे हमारे पास जो बिंदु खींचा गया जो लंब है वो क्या होता है? एक ही बिंदु पर होता है।
क्या होता है, एक ही बिंदु पर होता है। और दूसरा देखते हैं कि आपतन कोण, ये वाला कोण, और परावर्तन कोण, ये वाला कोण। आप लोग खुद देख रहे होंगे कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपतन कोण हम कहते हैं 10 डिग्री का है तो ये कितना होगा, 10 डिग्री का होगा। अगर कोई आप लोगों से पूछ दे कि चलिए ये बताइए कि एक हमारे पास कोई किसी तल में एक प्रकाश की किरण आ रही है और टकराने के बाद, किसके बाद, टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है, और यहाँ पे हमारे पास जो आपतन कोण बन रहा है वो बन रहा है कितना, 25 डिग्री का। तो बताइए परावर्तन कोण क्या बनेगा। तो आपतन कोण अगर 25 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी कितना हो जाएगा, 25 डिग्री हो जाएगा। तो क्योंकि इसमें हमारे पास दूसरे वाले पॉइंट में लिखा है कि आपतन कोण बराबर क्या, परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर क्या, परावर्तन कोण। तो ये वाला भाग भी आप लोगों का क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और हम आगे इसके बारे में थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो आपतन कोण यहाँ पे और परावर्तन, अगर कोई पूछे कि बताइए कि परावर्तन कोण, परावर्तन कोण क्या होता है, क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है, तो हम उसको कहेंगे कि परावर्तित किरण, क्या चीज, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। अगर कोई पूछे कि आपतन कोण बताइए, आपतन कोण बताइए, बताइए, तो यहाँ पे हम कह देंगे कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। अगर कोई पूछे कि परावर्तन का दूसरा नियम बताइए, क्या बताइए, परावर्तन का दूसरा नियम बताइए, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जो परावर्तन का दूसरा नियम है वो आपतन कोण, क्या चीज, आपतन कोण किसके बराबर होगा, परावर्तन, परावर्तन कोण के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, परावर्तन कोण के बराबर होगा। अगर कोई कहते हैं पहला नियम बताइए, तो हम कहेंगे कि पहला नियम हमारे पास क्या है कि अपवर्तित किरण और परावर्तित किरण, और हमारे पास जो आपतन बिंदु होगा वो क्या होगा, उन बिंदु पर जो अभिलंब होगा, तीनों क्या होंगे, एक ही तल में होंगे। हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको क्या कहेंगे, पहला नियम कहेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्रकाश का जो परावर्तन है एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।